हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशान एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? और बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? हमने जो क्लासेस कराई हैं आप उसका भरपूर यूज़ करिए। उसमें मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं जो अ, रिलेटेड पैटर्न पर बन सकते हैं, जो सवाल आए हैं उन आधार पर, ठीक है ना? और आज हम जो लेकर आए हैं, वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो 27 जनवरी 2019 को हुआ था, ठीक है? उसको सॉल्व करते हैं, उसके सारे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे-कैसे सवाल उसमें आए थे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखो, और ये पेपर है आपका 27 जनवरी ये है आपका 27 जनवरी 2019 का पेपर, ठीक है? देखिए क्या सवाल आया है। ए बी से दोगुना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? ये सवाल आया है। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। देखिए कैसे करना है। आपको क्या दिया है? इनकी कुशलता दी है, एफिशिएंसी का रेशियो इसमें हमें बनाना है। तो दो-दो का अलग-अलग कॉम्बिनेशन दिया है, ए, बी और सी। सबका रिलेशन देखिए आप। ए बी से 2 गुना है और बी सी से 2 गुना है, सी से 3 गुना है। तो हम क्या करें? इस सी को मान लेते हैं 1 यूनिट। अगर ये 1 है सी, तो इसका तिगुना कौन है? बी। तो बी 3 हो गया। अब बी जितना है उसका 2 गुना कौन है? ए। तो बी जितना भी है उसका 2 गुना कर दो, 3 का 2 गुना 6। तीनों में कॉम्बिनेशन आ गया। ये हमारा रेशियो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका क्षमता का। अच्छा, अब क्या लिंक दी है? यदि सी यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब आप देखना कि सी की एफिशिएंसी तो 1 है। एफिशिएंसी जो क्षमता है वो तो 1 है सी की। यानी कि ए जो सी है वो 1 दिन में 1 काम कर सकता है। अगर सी 1 दिन में 1 काम कर सकता है और ये कोई काम 30 दिनों में पूरा कर पाया है, 1 दिन में 1 काम तो 30 काम करने में इसको कितना टाइम लगा होगा? 30 दिन। इसलिए टोटल काम कितने रहे होंगे? जो टोटल वर्क है वो क्या है? 1 इंटू 30 यानी कि 30 काम। टोटल कितने काम हैं? जो 30 काम हैं जो इन सबको करने हैं। तो वे एक साथ मिलकर तीनों मिल जाएं तो उसी काम को पूरा कितने टाइम में करेंगे? अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो ए 6 काम करेगा, बी 3 काम करेगा, सी 1 काम करेगा, यानी 3 6 और 3 9 और 1 10 काम कर पाएंगे एक दिन में। तो 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 30/10 यानी कि 3 दिन। 3 दिन में वो तीनों मिलकर उस काम को खत्म कर ले, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। चाल समय दूरी से सवाल आया है। एक, क्या करना है? देखो, देखिए, एक हवाई जहाज की स्पीड दे रखी है हमें 250 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर पहले इसको इस दूरी को एक फिक्स दूरी है, ये कोई दूरी है, इस दूरी को तय करने में पहले लगते थे इसको 4 घंटे। अभी इसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में तय करना है, यानी कि दूरी सेम है। दूरी वही चलनी है, बस ये कि टाइम 4 घंटे की जगह इसको 1 घंटा 40 मिनट लगाना है। तो ध्यान रखना, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का चाल समय दूरी का जो फॉर्मूला होता है d बराबर एस टी, यानी कि दूरी बराबर है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम हो तो इसे हटा दें, तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी कि s प्रोपोर्शनल टू 1/t और t प्रोपोर्शनल टू 1/s, यानी कि t और s का अनुपात एक दूसरे के रिवर्स होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। तो अब आप यहाँ देखें, हमें दिया क्या है? 2 टाइम दिए हैं कि पहले 4 घंटे में तय करनी थी इसे दूरी। अब यही दूरी को 1 घंटे
40 मिनट में तय करवाना चाहते हैं। तो क्या करें, दोनों ओर हम रेशियो बनाने के लिए सबको मिनट बना लेते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 चौक 24 यानी 240 मिनट रेशियो, और इसका 60 मिनट और 40 यानी 100 मिनट। ठीक है, 2 से ये 0 से 0 कट गया, 2 से 2 पंजे 10 और 2 से 12, यानी कि हमारे पास टाइम का रेशियो क्या आया है, टाइम का रेशियो आया 12:5। और मैंने बताई थी कि दूरी सेम चलनी है तो जो टाइम का रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो होता है, तो उसका रिवर्स कर देंगे तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:12। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि हवाई जहाज की पहले तो स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250। कितने गुना है ये, 5 से काट लेंगे, 55 25 0, 50 गुना। तो हमें दोबारा की स्पीड पता करनी है तो हमें 12 यूनिट का मान निकालना है, 12 गुणा 50, 12 पंजे 60 और 1 0, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा तो वो 1 घंटे 40 मिनट में पहुंच जाएगा। समझ भाई, समझ गए होंगे सवाल को। ठीक, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिए अगला सवाल, यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। सवाल बहुत अच्छा है, लॉजिकल सवाल है। देखिए क्या करना है इस सवाल में, आपने एक चीज देखी होगी, मान लीजिए किसी भी गाड़ी की स्पीड हम लिखते हैं, हमने मान लीजिए ऐसा लिखा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात का मतलब है कि कोई भी गाड़ी 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में इतनी दूरी तय करती है, उसी को स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे भी इसने स्पीड स्पीड के रूप में किलोमीटर प्रति घंटा ना लिखकर इसने ऐसे लिख दिया कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। जब कोई बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब बस की स्पीड ही हो गई है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ही तो हो गई है कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर। ठीक है, अगर कहीं ना रुके, जब नहीं रुकेगी तो इसका मतलब लगातार चलने वाली स्पीड हो गई इसकी ये, तो बस की स्पीड है ये, और रुक रुक के वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि इससे तो ये बिना रुके वाली स्पीड है ना, अगर इसी स्पीड से 36 किलोमीटर जाता तो कितनी देर में चलता। टाइम देख लेते हैं, इसका टाइम कितना लगता। टी बराबर होता है डी बटे एस, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितनी चलनी है, 36 किलोमीटर, बटे स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो टाइम आएगा वो आपका आवर में आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, आवर। यानी कि यहाँ पर ये आंसर आपका आवर में बनेगा। लेकिन अब हम क्या करें, आवर में ये कटने वाले नहीं है तो हम इसका क्या करें, मिनट बना लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर लेते हैं मिनट। हल करें, 15 चौक 60, 15 तिया 45, 3 से 12 तिया 36, यानी 12 चौक 48। तो टी बराबर कितने मिनट लगेंगे उसे, 48 मिनट। यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर वो चले तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 48 मिनट लगेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 घंटा में गया है ये तो 36 किलोमीटर, इसका मतलब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में गया है, जबकि लगने थे उसको 48 ही मिनट। तो इसका मतलब 12 मिनट का क्या रहा, 12 मिनट वो गाड़ी रुकी रही। वो पूछ रहा है ना बस कितनी देर रुकती है, तो 12 मिनट वो टाइम है जिसमें बस रुकी थी, इसलिए उसको 1 घंटा लगा था। अगर नहीं रुकती तो 48 मिनट में ही पहुंच जाती। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अगला सवाल, ये सवाल देखिए, ये सवाल आपका मेंस्ट्रुएशन से आया है। ठीक है, क्षेत्र मिति से क्या करना है, देखो इसमें क्या पूछा है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है और इसका क्षेत्रफल 6750 सेमी स्क्वायर है। आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, क्या होगा। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है यहाँ पर, L
रेशियो बी की जो वैल्यू है वो है 5:6 और क्षेत्रफल दे रखा है इसका ये है। मैंने जो हमने रेशियो वाली क्लास ली थी मैंने उसमें बताया था आपको कि हमें अगर रेशियो कोई भी वैल्यू का दिया हुआ है तो हमें उस तरीके से यूज करना है जैसे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, दोनों का मल्टीपल है तो हम इसे मल्टीपल के रूप में यूज करेंगे। अगर ये जोड़ है तो हम जोड़ के रूप में, घटाव अंतर दे रखा है तो अंतर के रूप में यूज करेंगे। तो अब आप यहाँ देखें, इसका मतलब इन्हें अलग अलग करें तो क्या होगा, ये 5x होगी, ये 6x होगी। दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, क्षेत्रफल 30x²। भाई लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, क्षेत्रफल। तो दोनों का गुणनफल 30x² क्षेत्रफल होता है, जबकि क्षेत्रफल तो हमें दिया है कितना है, तो ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, इससे x की वैल्यू निकालते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 है, यानी x² की वैल्यू 225, तो x की वैल्यू कितनी आई, 15। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, पूछा है लंबाई का और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल तो हम पे है ही, लंबाई निकाल लेते हैं। लंबाई कितनी हमारी 5x और x की वैल्यू हमें मिल गई 15, तो यानी कि इसका मान कितना बन जाएगा, 15 पंजे 75। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, लंबाई का और एरिया का। लंबाई है हमारे पास 75, रेशियो और एरिया है हमारे पास 6750। हल करेंगे क्या आएगा, 25 से काट लेते, 25 के 75, इसको काट लेते, 25 दूनी 50, 17 175, 25 7 175 और एक जीरो, इसको काट लेते हैं, 3 से 3 नाम 27 और एक जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1:90, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल था क्षेत्रमिति से। चलिए अगला सवाल, ये सवाल देखिए, और ये सवाल आया है आपका नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। ध्यान रखना ये पेपर आपका 27 जनवरी 2019 का पेपर चल रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है। मेंसुरेशन इसका देखिए आप, नंबर सिस्टम का सवाल है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करें। देखो नॉर्मली तो आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसे माननी है, ठीक है, और उसको 11 से विभाजित करके देखना है। जो शेष की जरूरत पड़ेगी वही हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें कहा है 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 और 13 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ध्यान रखना, आपको ये डायरेक्ट याद रख लेना है कि 1001 ऐसी संख्या है जो 7, 11 और 13 का मल्टीपल होती है। इन तीनों को गुणा करते हैं तो ये आता है, और ये सबसे छोटी भी है क्योंकि 1000 से ऊपर एक ज्यादा है, एक कम कर देंगे तो ये किसी से भी नहीं कटेगी फिर 1000। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जो 11 से कटती हो ये है, जो 13 से भी कटती हो वो ये है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, सवाल के हिसाब से देखते हैं कि 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 11 से विभाजित होने वाली ले ली हमने, यही होगी। और यानी दूसरा केस है अब ये, और 13 से विभाजित होने वाली, तो 13 से विभाजित यही होती है। 13 से विभाजित होने वाली भी 4 अंकों की संख्या ले ली हमने सबसे छोटी। अब क्या कहा है, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली सबसे संख्या के अंकों के योग, अब इन दोनों के अंकों का योग, इसके अंकों का योग 2 और इसके अंकों का योग 2 का गुणनफल बताइए, यानी इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा, 4, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे सवाल को, कुछ बड़ा काम नहीं है। 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है हमें, तो या तो आप 11 से भाग देकर तब पता कर लें, नहीं तो आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 गुणा 11 गुणा 13, ये खूब सवालों में बार बार आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ये आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल है, लाभ हानि से। एक एक सवाल आप देख रहे होंगे, सबसे आया है, देख टाइम स्पीड डिस्टेंस से आ गया, टाइम एंड वर्क से आ गया, नंबर सिस्टम से आ गया। ठीक है, अगला देखिए, ये इसमें कहा है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट क्या है, लाभ क्या होगा।
हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर है हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य और यहाँ पर है हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या कंडीशन दी है वो देखो कि जब हमने यहाँ पर पहले बेचा, ठीक है, और जब हमने दोबारा बेचा यानी कि विक्रय मूल्य को बदला, यदि हम बिक्री मूल्य को 3 गुना कर देते हैं, यानी कि अगर ये यहाँ पर 100 था मान लीजिए विक्रय मूल्य और इसको 3 गुना कर देते हैं, 300 कर देते हैं। समझना ध्यान से, बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, बिक्री मूल्य हमने बढ़ा दिया 100 से 3 गुना करके 300 कर दिया, तो क्या हुआ? लाभ उसका 5 गुना हो जाता है। लाभ यदि पहले 1x होता था, तो अब 5x होने लग गया लाभ, ऐसा करने पर। जब हम 100 में बेच रहे थे तो मान लीजिए लाभ 1x का हो रहा था, जब हमने इसको 3 गुना कर दिया तो लाभ 1x की जगह 5x हो गया यानी 5 गुना। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या फर्क पड़ा, यानी कि यहाँ पर ये बढ़ा 4x, इसमें बिक्री में कितना फायदा हो गया 200 का, जबकि हमें लाभ कितने का हुआ 4x का, तो हम ये कह सकते हैं कि 4x ही 200 के बराबर है। 4x कितने के बराबर है 200 के, तो इससे काट देते हैं 50 चौक 200 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 50, और हमने x किसे माना था इसे, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रॉफिट हो गया 50 का। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए क्या कहा है कि जब हमने 100 रुपए की बेची थी वस्तु तो उसमें 50 रुपए का फायदा हुआ था, इसका मतलब वस्तु खरीदी कितने की थी 50 की, क्योंकि 50 की खरीद के 50 के फायदे पर बेचेंगे तो कितने की बिकेगी 100 रुपए की। तो बस इसी का प्रॉफिट परसेंटेज बताना है अब आपको। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का प्रॉफिट 50 का बटे कितने पर सीपी पर इंटू 100। अगर आपको फॉर्मूला ना पता हो तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। ये लगाना है आपको। पी प्रॉफिट 50 का और क्रय मूल्य भी है 50, ये 50 से 50 कट गया तो कितना आया 100%, 100% का प्रॉफिट है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे? चलिए समझ गए होंगे, चलें आगे की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, ये भी प्रॉफिट लॉस का सवाल है, बहुत इजी सवाल है, छोटा सा सवाल है। देखिए क्या करना है, देखिए एक एक्स कोई व्यक्ति है जिसने 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च कर देता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में घर जाकर बेच देता है, तो उसका लाभ क्या होगा? लाभ पूछा आपसे परसेंटेज में। ठीक है, देखिए 42,000 रुपए का स्कूटर था और घर जाके उसने रास्ते में, मतलब वो खराब स्कूटर था, उसने खराब स्कूटर ले लिया पुराना और उसे 6,000 रुपए उस पर खर्च कर दिए ठीक करवाने के लिए, तो यानी कि वो कितने रुपए में पड़ा होगा स्कूटर? 6,000 रुपए इस पर खर्च हो गए तो वो पड़ा 48,000 रुपए का। अब 48,000 रुपए का सामान 54,000 रुपए में घर जाके बेच दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज जब ज्ञात करना हो तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, आप उसका क्या बना लो, अनुपात बना लो, यानी रेशियो ले लो उसका। रेशियो लेंगे, ये हमारा क्या चल रहा है क्रय, ये हमारा क्या चल रहा है विक्रय। ठीक है, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और काट लीजिए इसको, 6 से 6 अट्ठे 48 और 6 नाम 54 यानी 8:9। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 रुपए का सामान खरीदकर उसने 9 रुपए में बेच दिया। क्रय मूल्य 8 है, विक्रय मूल्य 9 है, यानी कि 8 रुपए का सामान 9 रुपए में बेच दिया, तो फायदा कितने का हुआ 1 का। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है क्या, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इससे क्या निकलेगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये निकालना है आपको। प्रॉफिट कितने का 1 का और कितने पर हुआ है 8 पर इंटू 100। ठीक है, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो आप 8 से भाग भी दे लीजिए तो भी आ जाएगा 12.5। ठीक है, समझ आ गया होगा सवाल। प्रॉफिट लॉस से आपके 2 सवाल आए हैं इसमें। चलिए अगला सवाल देखें, ये सवाल बताओ, ये आपका डिस्काउंट से आया है सवाल।
छूट से 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु 104 रुपये 50 पैसे में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई थी? मतलब ये कि किसी सामान पर एक चिट लगी थी 110 रुपये की और हमने ग्राहक को दिया उसे 104.5 रुपये में। आपको ये बताना है कि छूट कितने परसेंट दी थी हमने उस ग्राहक को। देखो, आप यहाँ देखो 110 रुपये का सामान था और दिया हमने 104.5 में। आप ये देखिए कि कितना रुपया कम में दिया हमने, तो 5.5 रुपये। 5.5 रुपये कम में दिया तो यही छूट होगी। तो छूट का परसेंटेज यानी डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है, डिस्काउंट कितने का है 5.5 का बटे कितने पर 110 पर, यानी क्रय मूल्य उस पर अंकित मूल्य पर, यानी जो प्रिंट रेट होता है, जो प्रिंट छपा हुआ नंबर होता है कि इतने रुपए इस पे छपा है, डला हुआ है उस पर, इंटू 100। दशमलव से यहाँ काट लेते हैं 0 और ये दोनों 0 कट गई, खत्म। 11 पंजे 55, तो कितना आया 5%, यानी कि हमने उसे कितने परसेंट की छूट दी है 5% की छूट दी है। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये बताइए भाई सवाल, ये सवाल आपका ब्याज से आया है। चलिए ये बताओ, सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1680 रुपए हो गई, तो ब्याज की दर बताओ। ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 रुपए और 3 वर्ष में 1680 रुपए हो। देखिए, जो ब्याज है वो 1 साल के लिए एक फैक्टर काम करता है, 2 साल के लिए उसका स्क्वायर और 3 साल के लिए उसका क्यूब, उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्रत्येक साल का सेम होता है। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए, मान लीजिए कि कोई पी रुपए था और पी रुपए 2 साल के बाद में कितना हो गया 1600 रुपए बन गए, और यही पी रुपए 3 साल के बाद में कितने रुपए बन गए 1680, 1680 रुपए बन गए। तो अब आप यहां देखिए कि 2 साल में ये और 3 साल में ये, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 साल में इतना चेंज हुआ है, 1 साल में 1600 से 1680 रुपए बने। ठीक है, 1 साल में ये हुए हैं तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया ये। 1 साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाओ, क्या आएगा 0 से 0, रेशियो लो इसका, 4 से काट लेंगे, 4 चौक 16 0, फिर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 40 42, 2 से काट लेते हैं 20 और 2 से काट लेते हैं 21। तो यानी 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये आया आपका कि 20 से 21 हो जाती है कोई वैल्यू, 20 से 21। तो आप दर निकाल सकते हो आप आराम से, 20 से कोई राशि 21 हुई, कितनी बढ़ गई 1, कितने पर बढ़ती है वो 20 पर, परसेंटेज में बतानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंजे 100, यही हमारी दर है 5%, यानी कि 20 रुपए की राशि 5% से बढ़ेगी तब जाके वो 21 होगी। तो दर कितनी आई हमारी निकल के 5%, और ऑप्शन नंबर ए यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे। और ये कैसे यूज करना है इसके डिटेल हमने क्या है चक्रवृद्धि जो चैप्टर है हमने उसमें कराया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए आगे चले, अगला सवाल देखिए, ये भी चक्रवृद्धि पे आया है अगला सवाल। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है भाई, क्या बताना है। देखो, 25,000 रुपए है, एक वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर है, लेकिन ब्याज को अर्धवार्षिक लिया जा रहा है। तो ध्यान देना, एक चीज समझो कि जब एक वर्ष में 4% की दर लग रही है तो 6 महीने अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, तो 6 महीने पे लगेगी 2% और 2%। तो ये 2% और 2% का हमें क्या निकालना है, सक्सेसिव निकालना है, सक्सेसिव रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट सेकंड से निकाल दीजिए, क्या आएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 बटे 100। ओवरऑल परसेंटेज निकालना है हमें।
ठीक है, तो क्या आएगा 2 और 2 4 प्लस 4 और दशमलव लगा देंगे तो 0.04 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.04%। यानी कि इतने परसेंट ब्याज हमें मिलेगा साल भर में। अगर 4% प्रति वर्ष है और छमाही ले रहे हैं तो यानी 2-2% के हिसाब से लगेगा, तो सक्सेसिव जुड़ेगा तो 4.04% का ब्याज हमें मिलेगा। तो बस कुछ नहीं करना, इसका 4.04% निकाल दीजिए। क्या आएगा? 25,000 रुपए की राशि है, इसका कितना निकालना है? 4.04%। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100 और ये हटा देते हैं तो 2 और दशमलव आ जाएंगे, 2 जीरो, तो 3 तो इसी से काट लेते हैं, कट गए। 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से इसे काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। हल करते हैं, इसका क्या आएगा? 200 पंजे 1000 और 10, यानी कि 1010 रुपये क्या बन जाएगा? इसका ब्याज बन जाएगा। कितना रुपए इसका ब्याज होगा? आपसे क्या पूछा है कि वार्षिक दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो 25,000 रुपये पहले थे टोटल राशि और 1010 रुपये का ब्याज मिल गया, तो टोटल मिला 25,000 और 1010 यानी 26,010 रुपये इसका मिश्र धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ये आपका पार्टनरशिप से आया हुआ सवाल है, साझा से। क्या पूछा है देखिए, ये दिया है आपका, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, कुछ समय के बाद 37,500 रुपए के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने माह के बाद शामिल हुआ था, ये आपसे बताना है। चलिए, ये आपका 37,500 है। देखो, ए ने पैसे लगाए 75,000 रुपए, ठीक है, और बी ने लगाए थे 37,500 रुपए। ध्यान देना, तो बी पूरे साल के लिए रहा और ये कुछ महीने के बाद आया। आपको यही पूछा गया है कि बताइए कि ये कितने महीने के बाद आया था और लाभ जो बटा है वो 3:1 के अनुपात में बटा है। तो ध्यान देना कि जो लाभ होता है, जो लाभ बटता है वो पूंजी इनटू समय के गुणनफल के रेशियो के रूप में बटता है। जो लाभ होता है वो पूंजी और समय के गुणनफल के जो रेशियो हैं सभी के, उसके रूप में बटता है। अब आप यहां समझिए कैसे बटेगा। तो ए ने पूंजी लगाई इतनी, तो पूंजी लगाई इतनी इनटू समय, कितना समय के लिए? पूरे एक साल के लिए। पूरा एक साल मतलब 12 महीने के लिए। तो इन दोनों का हो गया पूंजी इंटू समय। अब दूसरे बी के बारे में देखते हैं, ये तो हुआ ए का। अब बी के बारे में देखते हैं। बी ने पूंजी लगाई इतनी, समय दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं कि एक्स दिन के लिए लगाई थी। तो इन दोनों का जो अनुपात है, पूंजी इंटू समय का गुणनफल का, दोनों का जो रेशियो है, उसी के रूप में क्या बटता है? लाभ। तो लाभ कितना है हमारा? लाभ बटेगा 3:1 के अनुपात में। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से आपको बनाना है, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, और दोनों के इस रेशियो के रूप में क्या बटेगा? हमारा प्रॉफिट बटेगा। हल कर लेते हैं, देखो 75,000 इंटू 12 रेशियो मतलब बटे 37,500 इंटू एक्स बराबर 3/1। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, और इसको काट लेते हैं आप,
375 दूनी 750, 2 बार, और इसको काट लेते हैं आप, 3 चौक 12, 4, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 8 माह। तो x क्या माना था कि हमने x यानी 37,500 रुपए बी के x महीने के लिए लगे थे, x महीने के लिए लगे मतलब 8 महीने के लिए लगे थे, x का मान 8 है। अगर वो पैसे 8 महीने के लिए लगे थे और पूरा लाभ 1 साल के बाद बंटवारा हुआ है, इसका मतलब ये कितने माह लेट आया था? 4 माह लेट। 12 माह के लिए टोटल पैसा लगा था, जिसमें से ये 8 महीने के लिए रहा था, तो यानी कि ये 4 माह बाद आया था। आपसे यही पूछा है कि बी बताओ कितने महीने बाद शामिल हुआ था, तो बी 4 महीने बाद शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये देखिए अगला सवाल। देखिए, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। कैसे होगा ये सवाल, बताइए भाई। इस सवाल के करने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए एवरेज का, कि एवरेज बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता क्या है। औसत होता है जो भी आंकड़े हैं उन सब का योग बटे उन सब की संख्या, यही होता है। तो अब हमें क्या निकालनी है? संख्या। तो संख्या में इधर कर लेंगे, एवरेज आ जाएगा नीचे। तो हम ये कह सकते हैं संख्या बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एवरेज। अब यहां ध्यान देना, अगर हमें टोटल योग दे रखा है तो हमें टोटल एवरेज लगाना पड़ेगा। अगर यहां पर हमें एवरेज में कोई डिफरेंस दे रखा है तो हमें योग में डिफरेंस दे रखा है तो एवरेज में भी डिफरेंस को लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहां देखिए, इसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि 68 के बजाय 88 हो गए, इसके रूप में दर्ज किए गए। तो हमने कितने बढ़ा दिए? 88, 68 से 88 कर दिए, कितने बढ़ गए? 20। तो वृद्धि कितनी हुई इसकी? योग में वृद्धि हुई 20 की, बटे। तो अगर हम यहाँ पर योग में क्या ले रहे हैं? वृद्धि, तो एवरेज में भी क्या लेंगे हम? वृद्धि। तो योग में वृद्धि हुई 20 की, जबकि एवरेज कितना बढ़ गया? एवरेज 0.5 बढ़ गया, बटे 0.5। क्या आ जाएगा इससे निकल के? संख्या। ये काट दीजिए, 5 से 5 चौक 20 और 1 जीरो, यानी कि n बराबर 40 है। n मतलब संख्या, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए होंगे इस मेथड को, इसी के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 13। ये बताओ, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, तो शेषफल बताओ क्या आएगा। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या चुननी है जो 13 से विभाजित होती हो, यानी 13 का गुणज हो। फिर वो जो भी संख्या होगी, लेकिन वो संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए। उस संख्या को हमें 16 से डिवाइड करना है। और 3 अंकों की संख्या यानी कि जैसे कि 100 है, तो 100 के आसपास को देखनी है आपको। देखो जरा 13 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, क्योंकि 104 से नीचे 13 का मल्टीपल 13 सत्ते 91 होता है। तो वो तो 2 ही अंक रह जाएंगे और हमें 3 अंक की चाहिए। इसका मतलब संख्या हमारी कौन सी होगी? 104, जो कि 13 से विभाजित है। अब जो संख्या 13 से विभाजित है, 3 अंकों की भी है, उस संख्या को आपको क्या करना है? 16 से डिवाइड करना है। 16 से भाग दे दीजिए भाई, इसमें क्या आएगा देखो। 16 से 96, कितने बचेंगे यहाँ पर? 8। यही आपसे पूछा है कि रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 8। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर है। बहुत सरल सरल सवाल में आते हैं, आपको बस नॉलेज इसकी होनी चाहिए कि लैंग्वेज वाले जो सवाल है उसको किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल भी देखो, ये भाषात्मक रूप से उलझाने वाला सवाल है ये भी। देखिए, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से
विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या आएगा। सारा इसमें लैंग्वेज का खेल है, बाकी बड़ा काम कुछ नहीं है। सबसे पहले जो कहा है पहले वो काम कर लेते हैं। सबसे पहले कहा है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके, तो पहले इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। 6561 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, जब अगर लास्ट में 1 हो तो वो या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है लास्ट में। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि 1 अगर लास्ट में आता है तो संख्या के लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, हम ये रखने के बाद में लास्ट के 2 अंक हटा देते हैं। अब बचता है 65, तो ऐसा कोई भी स्क्वायर लीजिए जो 65 से ज़्यादा ना हो। 8 अट्ठे 64, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नाम 81 ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 8 अट्ठे 64, 8 और 8, यानी कि ये संख्या या तो 81 का स्क्वायर है और या 89 का स्क्वायर है। चेक करने के लिए क्या करें, इनके बीच में ले लेते हैं 85, और 85 का स्क्वायर करना आसान काम है। 5 के स्क्वायर के लिए 25, इसमें 1 बढ़ा देते हैं 9। ठीक है, इसका इसी में गुणा कर देते हैं, 9 8 72, यानी 7225। तो ये संख्या 7225 से ज़्यादा है कि कम है? कम है, इसका मतलब ये 81 का वर्गमूल है। ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया कि इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 81। अब इससे आगे चलते हैं। संख्या इसके वर्गमूल को ज्ञात करके हमने वर्गमूल ज्ञात कर लिया। वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या को, कौन सी, ये वाली संख्या, इस संख्या को अपने वर्गमूल से, इसी संख्या को इसी के वर्गमूल से, तो ये संख्या 81 और इसी का वर्गमूल क्या होगा, 81 का वर्गमूल 9। इस संख्या को अपने वर्गमूल यानी 9 से विभाजित करते हैं तो परिणाम क्या आएगा, 9 9 81, 9 ही परिणाम आएगा, यानी कि 9 हमारा आंसर हो जाएगा, और इसमें ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे, इसमें सारा भाषा का खेल था। चलिए अगला सवाल, ये सवाल देखिए, ये मेंस्ट्रुएशन का सवाल है और ये परसेंटेज में भी आता है। वैसे देखो, जब परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाता है तब परसेंटेज में, और वैसे ये रेशियो में आता है, रेशियो और मेंस्ट्रुएशन दोनों में। देखिए, इस चीज के लिए एक चीज समझना, जो भी आपकी भुजा, त्रिज्या, विकर्ण, व्यास जो होता है वो सिंगल डायमेंशन वैल्यू होती है, और जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशन होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशन होता है। तो अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि इसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। व्यास मतलब सिंगल डायमेंशन यूनिट है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं, उलझाने के लिए इसने व्यास नाम ले दिया। अगर ये त्रिज्या भी कहता तो भी वही बात होती, ये विकर्ण कहता तो भी वही होती, ये एक भुजा कहता तब भी वही बात होती। ठीक है, तो व्यास को यदि दोगुना कर दिया जाए, हम ये कह सकते हैं कि व्यास 1 से 2 हो जाए। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिज्या 1 से 2 हो जाए, दोनों ही सिंगल डिजिट यूनिट है। या फिर भुजा के रूप में कह ले कि कोई स्क्वायर है और उसकी साइज 1 से 2 हो जाए तो भी यही चीज चलेगी। तो हमें यहाँ कहा है कि इसका व्यास 1 से 2 हो जाए तो एरिया कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि ये सिंगल यूनिट है, और जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 1/4, यानी कि 1 से बढ़कर 4 हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, जो कि कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता था, वैसे तो यहाँ गुना के रूप में पूछा है, अगर वो आपसे ये पूछता कि इसके व्यास का अनुपात यदि 1:2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम। मैंने अभी बताया था कि जो रेशियो है, जो व्यास है, जो भुजा है, वो सब सिंगल डायमेंशन होती हैं, और जब तुम्हारा एरिया है या सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ है, वो आपका इसका स्क्वायर होती है, और अगर आपका वॉल्यूम है तो वो इसी का पावर क्यूब होती है। बात समझ में आई? इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। जब भी सवाल कहीं आए आपको तो इस तरीके से आप हल करेंगे। यहाँ ध्यान रखना, लेकिन ये सब रेशियो में होने चाहिए। तब सिंगल यूनिट का रेशियो हमें दे रखा है और आपसे पूछा है एरिया का बताइए, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप वैसे करते हैं फॉर्मूला लगा के, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इससे भी जाएगा।
यहाँ पर r की जगह कितना रखना है हमें, 1, पहले 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पर आएगा एरिया पाई, ठीक है, 1 पाई आएगा। और अगर हम दूसरा लगाते हैं, हम ये पहला एरिया था, दूसरा एरिया लगाते हैं पाई, r की जगह पर कितना रखते हैं 2, 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 4 पाई। अब आप यहाँ देखो, पहले एरिया आ रहा था 1 पाई, अब दोबारा में आ रहा है 4 पाई, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना। ये हमने बाई फॉर्मूला किया है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना फॉर्मूले से, आपको सीधे-सीधे ध्यान रखना है कि व्यास दिया है या त्रिज्या दी है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, वही इसका क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है? चलिए अगला सवाल। ये सवाल तो नॉर्मल जोड़-घटाव वाला सवाल है। कुछ नहीं करना, जोड़-घटाव करना है इसमें तो बस। कोई एक्स व्यक्ति है, एक्स के बैंक खाते में 86 रुपए 54 पैसे शेष है। पहले से उसमें एंट्री है, चढ़े हुए हैं। और 55 रुपए 31 पैसे जमा करता है एक व्यक्ति और 84 रुपए 33 पैसे निकाल लेता है। निकासी के बाद उसमें शेष राशि क्या होगी, ये आपसे पूछी है। कुछ नहीं करना है, आपको पहले जोड़ना है। देखो 86 रुपए और 54 पैसे तो पहले से ही थे बैंक में। इसने क्या किया, 55 रुपए और 31 पैसे और डाल दिए। तो पैसे हो कितने गए उस बैंक में अब? ये हो गए 8, 6, 5, 11 और 8, 5, 13 और 1, 14, यानी 141 रुपए 85 पैसे उस खाते में हो गए। अब क्या किया, 84 रुपए 33 पैसे निकाल लिए उसने। कितने में से? बैंक में अभी उसके पास 141.85 हैं और उसने 84.33 निकाल लिए हैं। क्या बचे? 2। कितने बचे? 5, यानी 52। 52 ऊपर के 2 में है, नीचे के नहीं हो सकते विकल्प। अब ये बचे, यहाँ देख लेते हैं, 11 में से 4 गए तो 7 बचे, यानी कि लास्ट में 7, 5, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस, बहुत सरल सवाल था, केवल जोड़ घटाव का काम था इस सवाल। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखो, ये सवाल भी भाषात्मक है। इसमें सवाल आपने देखे, गौर किया होगा कि मैंने जितने सारे सवाल कराए उसमें बहुत सारे सवाल केवल भाषा के रूप में खेल रहे हैं। कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं उसमें, केवल भाषा आपको ठीक से समझ में आ जाए तो ऐसे-ऐसे करते चले जाओ सवाल के हिसाब से। देखिए, एक संख्या को, एक संख्या, अब हमें संख्या नहीं पता है। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11, 13 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम बताओ क्या आएगा? देखो, हमने मान ली वो संख्या x थी, पता नहीं है, तो एक संख्या x को 3003 से गुणा करना है। 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद उसे 7, 11, 13 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्त से विभाजित करना है। और अभी-अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था, 7, 11, 13 आप दिमाग में बिठा लीजिए, 7, 11, 13 का गुणनफल 1001 होता है। और ये बार-बार आता रहता है सवाल में, पिछली बार में भी आया था, इसमें भी आ गया देखो। इसका मतलब 7, 11, 13 का लघुत्तम यही होगा 1001, यानी 1001 से इसको डिवाइड किया गया। सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से चलना, कि एक संख्या को, एक संख्या x को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद 7, 11, 13 का लघुत्तम यानी 1001 से डिवाइड किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। स्वयं कौन? स्वयं मतलब वही संख्या, उसी संख्या से विभाजित किया गया। तो बताइए परिणाम क्या आएगा? परिणाम ज्ञात करें। अब देखो, 1001 से 3003 3 बार गया, 1001 या 3003 और x से x कट गया, क्या आया? 3, और 3 हमारा आंसर है। बताओ कितना सरल सवाल था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के हिसाब से हमें किस-किस वैल्यू को कैसे-कैसे रखना है। ठीक है? चलिए ये देखिए अगला सवाल। यदि 10x + 5 और 42x + 8 5:8 का तिगुना अनुपात है, तिर्घात अनुपात है मतलब ये, तो x³ का मान ज्ञात करिए। देखिए कैसे करना है इस सवाल को। 10x + 5 अनुपात यानी बटे 42x + 8 बराबर है 5/8 का तिर्घात अनुपात यानी कि 5³ और 8। 5 का क्यूब होता है 125, तो हम यहाँ लिख देते हैं 125, और 8 का क्यूब हो जाता है हमारा 512।
8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, बस मल्टीप्लाई कर दो। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो लग जाएगी, यानी कि 5120 एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5 ही है ना ये, तो 5 पंजे 2500 और 12 पंजे 60 यानी 2560 बराबर 125 इंटू 42, ये आप गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 125 दूनी 250 इंटू 21, ये आ जाएगा आपका 25 एकम 25, 2 25 दूनी 50 और 2 52, यानी कि 5250 5000 5250 और x प्लस 125 इंटू 8 होते हैं 1000। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या करना है, घटा लो। 5250 में से 5120 गए तो कितने बचे, ये बचेंगे आपके 130 x, और 2560 में से 1000 इधर आके घट जाएंगे तो ये बच जाएंगे आपके 1560। ठीक है, हल करते हैं। यहाँ से 0 से 0, 13 से काट देंगे, 13 12 156 होता है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब की वैल्यू बताइए। एक्स क्यूब यानी 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर। चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये सवाल देखो अगला। ये सवाल भी भाषात्मक रूप में हल करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सरलीकरण से आया है। देखिए क्या पूछा है इसमें, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग क्या होगा। भाषा के रूप में जैसे जैसे बोलते रह जा रहे हैं वैसे करते जाओ। 40 के वर्ग, हमने वर्ग कर दिया 40 का, के 40%, के मतलब गुणा 40% का चौथाई भाग यानी बटे में 4, इसका चौथाई भाग करना है, ये सवाल हल करना है। क्या आएगा देखो, यहां से परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब यहां पर ये 40 इंटू 40 इंटू 40 बटे 4 इंटू 100, 2 जीरो से एक और एक 2 जीरो, और 4 से ये पूरा 4 खत्म, ये आ जाएगा 4 चौक 16 और एक जीरो बची है अभी 160, और 160 हमारा आंसर। बताओ कितना इजी पेपर था, बस आपको सारा लैंग्वेज का खेल था और थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें चाहिए थी, कोई बड़ा काम इसमें नहीं था। ठीक है, उम्मीद करते हैं पेपर आपको समझ में आया होगा। मैंने इसके सारे क्वेश्चन हल करा दिए हैं जो 27 जनवरी 2019 का एग्जाम का पेपर था। ठीक है, और आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, देखिए इसको किस तरीके के सवाल इसमें बन रहे हैं। मैंने हर एक चैप्टर से जो जो सवाल इसमें आए हैं मैंने सारे कराए हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।